डियर गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ गौरव त्रिपाठी। फिर से मैं आज आया हूँ सीटेट का पेपर लेकर के, जो कि अपर प्राइमरी लेवल दिसंबर 2019, जो कि जिसको हम जूनियर लेवल भी कहते हैं। और अगर बात करें हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो ये अप टू टीजीटी लेवल का होता है, क्योंकि सीटेट का नाम ही है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो क्या करते हैं इसमें कि जब हम टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, लाइक केवीएस, DSSB या फिर एनवीएस, उसमें सीटेट जूनियर लेवल का मांगा जाता है अप टू 10th, मीन्स 6 to 10th। तो इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, धीरे धीरे सारे पेपर हम सॉल्व करेंगे, जिसमें अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज कर रहे हैं, पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसको मैंने पहले ही बताया है कि क्वेश्चन को पढ़ के एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके और उसको करना है समझ के। मीन्स इसमें समझ ज़रूरी होता है। क्या है कि इसको रटना नहीं है, ना हमें कहीं से कुछ बुक्स में कुछ पढ़ना है, ना कई सारी बुक्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। मोटी मोटी बुक्स होती हैं पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज करके, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है। जैसा कि मैंने बताया है कि क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या नहीं ध्यान रखनी है, किन पे हमें जोर देना है। और सीटेट का पेपर अटेम्प्ट करने से पहले हमें समझना होता है कि सीटेट की रिक्वायरमेंट क्या है। इन सब चीज़ों के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया, 1 या 3 वीडियो में बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने उसको डिस्क्राइब किया है। तो इसको हम चलो सॉल्व करते हैं इस पेपर को। तो ठीक है, देखिए 136 केवल हम पेडागॉजी सॉल्व कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि 30 क्वेश्चंस आते हैं लैंग्वेज के, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज के 30, हिंदी लैंग्वेज के 30। उनमें से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पेडागॉजी पे बेस्ड होते हैं, और 15 क्वेश्चन होते हैं वो पैसेज पे होते हैं, जो अनसीन पैसेजेस होते हैं, कंप्रिहेंशन पैसेज, उन पे बेस्ड होते हैं। तो हम यहाँ पे अभी केवल कवर कर रहे हैं पेडागॉजी को। तो चलिए शुरू करते हैं। बस जैसा जैसा मैंने बताया उन चीज़ों को फॉलो करना है, कुछ नहीं है, बस उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो 136 क्वेश्चन है, जो कि पहला क्वेश्चन है पेडागॉजी का, मीन्स वैसे तो कंप्रिहेंशन पैसेज हैं, बट यहाँ पे अगर हम बात करें पेडागॉजी का, तो ये पहला क्वेश्चन है और 136 वैसे है। एक्चुअली मैं इसी पेपर का अपर प्राइमरी का एक और वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस कवर किए थे। यहाँ पे भी हम 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है। चलो पढ़ते हैं। अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर्स टू डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4, मीन्स अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर्स टू डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 and jot down ideas and then develop them in an outline to write a paragraph. Learners then edit the paragraph into a final draft. Which strategy of writing does the teacher follow here? That is the question. Means यहाँ पे क्या है, कहता है a teacher asked her learners to discuss in group of 4। टीचर एक है जो शिक्षिका हैं, वो अपने लर्नर्स से कहती हैं, क्या कहती हैं, और टू डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4, कि 4 का ग्रुप बना के, एंड जॉट डाउन आइडियाज़ देन डेवलप देम इन एन आउटलाइन टू राइट अ पैराग्राफ। कुछ आइडियाज़ उनको राइट डाउन करने के लिए, और फिर क्या करती है, उन आइडियाज़ को डेवलप देम इन एन आउटलाइन टू राइट ए पैराग्राफ, को पैराग्राफ में डेवलप करती हैं। फिर लर्नर्स क्या करते हैं, देन एडिट द पैराग्राफ इनटू ए फाइनल ड्राफ्ट। लर्नर्स उस पैराग्राफ को एडिट करते हैं। लर्नर्स देन एडिट द पैराग्राफ इनटू ए फाइनल ड्राफ्ट, एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हैं। एडिटिंग भी होती है ना, जैसे हम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, एडिटिंग आता है। एक्चुअली एडिटिंग में क्या होता है, कुछ एरर्स होती है, कुछ मिस्टेक्स होती हैं, उनको करेक्ट करना होता है, उसको एनालिसिस करके उसको एडिटिंग बोलते हैं। कुछ शॉर्ट कमिंग्स रह जाती हैं किसी भी पैराग्राफ या किसी भी शॉर्ट स्टोरी या कुछ सेंटेंसेस में। फिर विच स्ट्रेटजी ऑफ राइटिंग डज द टीचर फॉलो हियर, इस स्ट्रेटजी को क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ग्रुप वर्क, ओके, दूसरा है प्रोसेस अप्रोच, तीसरा है प्रोडक्ट अप्रोच, चौथा है डिस्कशन मेथड। तो अगर हम बात करें तो ग्रुप वर्क तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि जनरल है ये ऑप्शन। मतलब
अगर हम जनरली किसी भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उनमें ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें ग्रुप वर्क में आ जाती हैं, लेकिन हमें उस चीज़ को नहीं, हमें स्पेसिफिक देखना है यहाँ पे क्या है, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस एक बताया है ना, ऐसे ऐसे करना है। प्रोसेस अप्रोच दूसरा ऑप्शन। तीसरा है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट अप्रोच में क्या होता है कि प्रोडक्ट में टीचर हेल्प नहीं करेगा, वहाँ पे बच्चे खुद अपने आइडियाज़ को प्रोड्यूस करेंगे, उनको लिखेंगे। वो मीन्स इंडिपेंडेंट तरीके से अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसमें किसी की हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, उसको प्रोडक्ट अप्रोच कहते हैं। प्रोडक्ट अप्रोच भी नहीं होगी। डिस्कशन मेथड। अब यहाँ पे डिस्कशन तो केवल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग का भी है, तो डिस्कशन मेथड भी नहीं होगा। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है प्रोसेस। ये यहाँ पे प्रोसेस एक है क्या, देखिए ये प्रोसेस अप्रोच क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वो कहती है उनसे डिस्कस 4-4 के ग्रुप बना के डिस्कस करती, फिर आइडियाज़ भी लिखने को बोलती है, फिर उसमें क्या करती है, डेवलप भी करती, फिर उसको एडिट किया जाता है फाइनल ड्राफ्ट में। तो ये सब प्रोसेस अप्रोच है, ये प्रोसेस हैं, तरीके हैं, ठीक है। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शनल लिसनिंग क्या होती है। अब ये देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मीन्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने ये बताया था पहले पिछले वीडियो में, आप देखना ट्रांजैक्शनल क्या होता है। हालांकि क्वेश्चन नहीं, एक ऑप्शन था, एक कोई क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन ये आता है ट्रांजैक्शनल क्या होता है। मैंने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब भी किया था कि आखिर होता क्या ट्रांजैक्शनल लिसनिंग। तो मैंने क्या बताया था उसका एग्जांपल देकर, जैसे कि हम कोई चीज़ ट्रांजैक्शन करते हैं, मनी को ट्रांजैक्ट करना, इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, तो वही तो होता है ट्रांजैक्शनल। अब यहाँ पे लिसनिंग की बात कर रहे हैं, ट्रांजैक्शनल लिसनिंग क्या होती है, चलो पढ़ते हैं। पहला है लेज एम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन। दूसरा है लेज एम्फेसिस ऑन हार्मोनियस कम्युनिकेशन इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। तीसरा है डज नॉट रिक्वायर केयरफुल अटेंशन टू डिटेल एंड फैक्ट्स। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल ये लगा ऑप्शन है। इज इंटरेक्टिव बाय नेचर। इंट्रैक्शन तो होता है खैर, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है इन चारों में से कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, कौन सा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहा है। तो लेज एम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, और जैसा कि वर्ड ट्रांजैक्शनल है, ट्रांजैक्शन में क्या, एक चीज़ को दूसरी जगह देना, दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। तो कन्वे इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना। ऐसा कहा जाता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन उनको कन्वे कर देना, मेरा मैसेज उनको कन्वे कर देना। कन्वे माई मैसेज टू हिम मीन्स जो आपने सुना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो किसी और को, जिसको हम जिस तक पहुँचाना चाहते हैं उस तक आप कन्वे कर देना। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को लिसन किया गया और उसको ट्रांजैक्ट किया गया, कन्वे। तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, लेज एम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हार्मोनियस कम्युनिकेशन की बात नहीं होगी, क्योंकि बात ट्रांजैक्ट की आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ करेक्ट। 137 देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ ये। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 138। ये खैर रटने वाला क्वेश्चन है, मीन्स वैसे तो मैंने कहा है रोट लर्निंग के केवल क्वेश्चन 1 या 2 आते हैं, वही मिलते भी हैं, उससे ज़्यादा हमें नहीं मिलते हैं किसी भी पेपर में। तो ये पहला क्वेश्चन जो रटने वाला है, CALP स्टैंड्स फॉर। तो ये इसका मतलब क्या है, CALP का ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आंसर की में ये शायद इसका आंसर गलत दिया उन्होंने जो इसका आंसर दिया वो ये वाला दिया है, कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ओके, तो इसको ध्यान में रखना, कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, CALP का मतलब होता है। मीन्स इसमें क्या होता है, एकेडमिक में जो भी चीज़ें होती हैं इसमें बर्डन को रिड्यूस किया जाता है, और कॉग्निटिव क्या, नॉलेज से रिलेटेड होता है। मीन्स हमें एकेडमिक जो भी चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना, उन पर फोकस करना, और उसका नॉलेज हमें ग्रहण करना होता है, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। क्योंकि ये जो दिया था आइडिया, ये जिम कमिंस का आइडिया है, जो ये अप्रोच है कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिम कमिंस की अप्रोच है। तो उसमें ये यही बताते हैं कि हमें एकेडमिक प्रोफिशिएंसी पे जोर देना है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें सिलेबस या जो भी है उसको रिड्यूस करना होता है,
क्योंकि अगर ब्रॉड सिलेबस होगा तो बच्चे एकेडमिकली अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो ये चीज़ है, क्योंकि बर्डन हो जाएगा उन पर ज़्यादा, तो बर्डन को कम करना, और ये इसमें टाइम भी लगता है सीखने में, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी में थोड़ा टाइम लेता है। तो ये क्वेश्चन रटने वाला था। चलो आगे हम देखते हैं 139। अब 139 क्वेश्चन क्या कहता है, ए टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मीन्स जब हम बात करते हैं टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग की, टास्क क्या होता है, कोई वर्क देना, किसी को कोई टास्क दे देना। जैसे तुम्हें ये टास्क दे दिया गया, असाइनमेंट दे दिया, कोई एक एक्टिविटी दे दी गई, तो उसको टास्क बोलते हैं। तो टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग में का क्या उसमें जो है ए टास्क जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है, मीन्स टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग में टास्क का मतलब क्या होता है, ये पूछ रहे हैं। तो पहले देखते हैं पहला ऑप्शन, एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द लर्नर फॉर ए कम्युनिकेटिव पर्पस। मीन्स एक्टिविटी की बात हो रही है, ध्यान रखना। एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द लर्नर फॉर ए कम्युनिकेटिव पर्पस। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, अ पीस ऑफ वर्क डिजाइंड बाय द टीचर फॉर लैंग्वेज टीचर। तो जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे टीचर के लिए कुछ नहीं होता है, जो भी होगा वो बच्चे के लिए होगा, लर्नर के लिए होगा, स्टूडेंट के लिए होगा। तो ए पीस ऑफ वर्क डिजाइंड बाय द टीचर फॉर लैंग्वेज टीचर, नो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही पढ़ के नहीं होंगे। अब कंफ्यूजिंग केवल दो ऑप्शंस रहते हैं, कभी कभी दो ऑप्शंस केवल रहते हैं, तो उसमें भी हमें बेस्ट को सिलेक्ट करना होता है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। एलिमिनेटिंग प्रोसेस यहाँ पे काम करता है, मीन्स दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत होते हैं, जिनको पढ़ के हम समझ जाते हैं कि ये ऑप्शन तो नहीं होंगे, लेकिन अब दो बचते हैं, दो कंफ्यूजिंग कहीं कहीं भी होते हैं, फिर उन दो में भी हमें दिमाग लगाना पड़ता है कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अब उस पर क्या होता है कि हमें वर्ड पे ध्यान देना होता है, क्या वर्ड उन्होंने यूज किया है, वर्ड उस चीज़ से एसोसिएट हैं कि नहीं है। अगर ये चीज़ ध्यान में रखोगे, आराम से ईजिली तरीके से पेपर हो जाता है। फिर अ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज टू बी कैरिड आउट बाय लर्नर इंडिविजुअल्स। अब एक्सरसाइज की तो बात हम नहीं करते हैं, जैसे सिलेबस कंप्लीशन, एक्सरसाइज, किसी चीज़ को रटना, मेमोराइज करना, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होते हैं। फिर इसके बाद है लास्ट वाला ऑप्शन, देखिए यहाँ पे, दैट इज़ अ टास्क फॉर द टीचर फॉर असेसिंग लर्नर्स। फिर यहाँ पे उन्होंने वही कह दिया कि ए टास्क टीचर के लिए, ए टास्क फॉर द टीचर फॉर असेसिंग लर्नर्स लैंग्वेज लर्निंग। तो टीचर के लिए नहीं है यहाँ पे, टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग में टास्क बच्चे को दिया जाता है, तो वो एक्टिविटी यहाँ पे बताया ना, एक्टिविटी वर्ड यूज़ हुआ है, तो यही अप्रोप्रिएट है। एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाय लर्नर फॉर ए कम्युनिकेटिव पर्पज़। जैसा कि बताया है, आजकल क्या है, जो एनसीएफ कहता है, जो एनसीटीई गाइडलाइंस है, एनसीईआरटी कहती है, वो सिर्फ लैंग्वेज का मतलब है उसमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तो लैंग्वेज सिर्फ इसीलिए कराई जाती है। ओके, हालांकि डिफरेंट टाइप्स की अप्रोच हैं जो लैंग्वेज सीखने में बताई गई हैं, कैसे लैंग्वेज को सिखाया जाए, लेकिन अब जो मोर इम्फेसिस जिस पे दिया जाता है वो सिर्फ कम्युनिकेटिव ही रह गया है। ओके, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं हम 140 पढ़ते हैं इसको भी। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मीन्स अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इनमें से लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, कौन सा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सिखाते हैं किसी को, कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना होता है। तो इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, अब इसको देखना है। पहला है द कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हियर्स। तो लैंग्वेज का तो ये है, जो हमारी स्किल्स हैं, चार स्किल्स हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उसमें लिसनिंग आती है। वन हियर्स, अगर हम कोई हमसे क्या कहता है उसको अच्छे से सुनेंगे नहीं तो हम कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, हमने कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं, उसको रिसीव ही नहीं किया, तो हम फिर कैसे उसका रिप्लाई देंगे, आंसर कैसे देंगे। तो लिसनिंग तो है, हियर्स, द कॉम्पिटेंस मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हियर्स। फिर क्या है, एबिलिटी टू रीड विद कॉम्प्रिहेंशन, ये भी है।
भाई हमें समझ के पढ़ना होता है। हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें कंप्रिहेंशन भी ज़रूरी है हमारा। कंप्रिहेंशन नहीं है तो फिर लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ सिखाने का। इफ़र्टलेस एक्सप्रेशन, अब ये क्या होता है इफ़र्टलेस एक्सप्रेशन? मीन्स जिसमें जब हम एक्सप्रेस करते हैं कुछ भी, उसमें हमें एफर्ट ज़्यादा ना करना पड़े, ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े। मीन्स फ्री, फ्री एक्सप्रेशन। मीन्स हमें कोई फियर नहीं है, इसको हम फियरलेस भी कह सकते हैं। जब हमारे अंदर डर होता है तब हम उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या डर की वजह से हमें उस चीज़ को एक्सप्रेस करने में क्या होता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज का सीधा मतलब है कि बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करो, बच्चों को लैंग्वेज ऐसी सिखानी चाहिए कि उनको एफर्ट ना करना पड़े, तो ये भी है। अब यहाँ पे टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, अब इसका क्या मतलब, ये कहाँ सिखाया जाता है कि हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज को आप याद करो, कब कहाँ से ओरिजिनेट हुई, हम बैक एजेस में जाएं, लैटिन से, फिर एरा में चौसर से पहले जाएं, तो ये लैंग्वेज का इसमें कोई मतलब नहीं होता है। आज के NCF 2005 के अकॉर्डिंग हमें हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अगर हम कहें तो ऑप्शन कौन सा है, टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, दैट इज। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। एक चीज़ है यहाँ पे देखो, ये इनकी खैर अच्छी बात है। अब ये जो पेपर बना रहे हैं उसमें नॉट को ये अंडरलाइन कर देते हैं, तो ये बड़ी हेल्प है। पहले क्या होता था, ऐसे नहीं अंडरलाइन करते थे ये। तो अब क्या है, इन्होंने देखो बोल्ड लेटर से भी लिख रखा है नॉट को, आप देख सकते हो यहाँ पे भी इन्होंने नॉट को देखो बोल्ड कर रखा है। तो इससे क्या है, वो इम्फेसिस दे रहा है, भाई आप ध्यान से पढ़ो इसको, आप ध्यान से पढ़िए इसको कि हम क्या कह रहे हैं, नॉट कह रहे हैं। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को भी देखना है, इस पर पूछ क्या रहे हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इनमें से जो ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा लैंग्वेज लर्निंग के बारे में ट्रू नहीं है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो लैंग्वेज लर्निंग के बारे में सही नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। तो देखते हैं, रीडिंग इज़ मेकिंग मीनिंग। तो भाई ये तो है, हमेशा मैंने बताया है कि हमें अगर कुछ पढ़ रहे हैं, चाहे जो पढ़ रहे हैं, उसका हमें मीनिंग तो पता होना चाहिए ना। अगर हम मीनिंग नहीं समझ रहे हैं तो क्या मतलब उस चीज़ का। तो लैंग्वेज इस चीज़ पे तो जोर देता। अभी इससे पहले भी ऑप्शन आया था, रीडिंग इज़ मेकिंग मीनिंग। फिर आता है ग्रामेटिकल रूल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज। अब जो है NCF 2005 जो भी आया है उसका, भले ही हमें कई सारी अप्रोच इसमें पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच है जो ग्रामर पे इम्फेसिस करता है, ट्रांसलेशन मेथड है, लेकिन अब क्या है, ये सब अप्रोचेस बहुत पहले आई थी। अब क्या है, वो कहती है NCF कि ग्रामेटिकल रूल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज, ये अब नहीं होता है। इसका मीन्स ग्रामेटिकल रूल्स को लर्न करने पर ये जोर नहीं देते, क्योंकि अब कम्युनिकेटिव अप्रोच को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मीन्स बच्चा इफ़िशिएंटली बोल सके, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, इस पे ये जोर देते हैं। लैंग्वेज लर्निंग टेक्स टाइम, हाँ सही है, खैर टाइम तो लगता है, इतनी जल्दी नहीं कह सकते, क्योंकि अब अगर यहाँ पे आ जाता लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग डज नॉट टेक टाइम, तो गलत हो जाता ना। अब ऐसा सही नहीं है, टाइम लगता है ना सीखने में। फिर लैंग्वेज लर्निंग नीड्स ए कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए होता। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि किस चीज़ का रेफरेंस, उसमें कॉन्टेक्स्ट आता है, मीन्स किससे रिलेटेड है, तो उसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो हम चीज़ों को एसोसिएट करके पढ़ते हैं ना, तो वो कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे इसमें अगर ऑप्शन की बात करें, कौन सा ऑप्शन होगा नॉट के अकॉर्डिंग, दैट इज़ ग्रामेटिकल रूल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज, दैट इज़ हेयर इनकरेक्ट। ओके, चलो फिर आते हैं आगे। 142 142 में ये कहते हैं भाई कि विच इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग ग्रामर। मीन्स अगर आप ग्रामर पढ़ा रहे हो तो उसमें कौन सा इफ़ेक्टिव वे है टीचिंग लर्निंग ग्रामर का। चलो देखते हैं भाई कौन सा इफ़ेक्टिव वे है। टीचिंग द रूल्स फर्स्ट फॉलोड बाय एग्जाम्पल्स, कहते हैं ये टीचिंग द रूल्स फर्स्ट
फॉलोड बाय एग्जाम्पल्स। बच्चे को रूल्स सिखाने, बच्चे को रूल्स सिखाने, फिर एग्जाम्पल्स भी बताना। प्रेजेंटिंग ग्रामर फॉर्म इन ए नेचुरल डिस्कोर्स, देन एक्सप्लेनिंग हाउ द फॉर्म इज मेड एंड यूज्ड। फिर तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंटिंग सिंगल सेंटेंस एग्जाम्पल्स इन प्लेंटी ऑफ वेज एंड देन एक्सप्लेनिंग द फॉर्म। टीचिंग थ्रू टिपिकल ग्रामर बुक। अब अगर इसमें हम बात करें तो एलिमिनेट करते हैं, चलो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। टीचिंग थ्रू अ टिपिकल ग्रामर बुक, ये तो होता ही नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन, ये भी बिल्कुल नहीं, ये पहला ऑप्शन ये भी नहीं होगा। टीचिंग द रूल्स फर्स्ट फॉलोड बाय, बच्चों को रूल्स सिखाना, ये अब नहीं कहता ग्रामर। तो ये दो ऑप्शन तो चले गए। अब हम देखते हैं बचा है सेकेंड एंड थर्ड। प्रेजेंटिंग ग्रामर फॉर्म इन ए नेचुरल डिस्कोर्स, यहाँ पे नेचुरल डिस्कोर्स यूज हुआ है। बच्चे को उसके नेचुरली तरीके से सिखाना, उसको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि वो नेचुरल तरीके से सीखे। देन एक्सप्लेनिंग हाउ द फॉर्म इज़ मेड, एंड फिर उसको एक्सप्लेन करना कि जो भी आप सिखा रहे हो ग्रामर में वो कैसे उस मेड हुई है और कैसे यूज़। तो ये जो नेचुरल डिस्कोर्स एक वर्ड हो गया, एक ये यूज्ड वर्ड हो गया। दो वर्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि आप कुछ भी सीख रहे हो उसका अप्लीकेशन ज़रूरी है, प्रैक्टिकली उसका यूज ज़रूरी है, उसका यूज करना। तो दो वर्ड जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं, यही क्या कहते हैं कि यही एक ऑप्शन जो कि करेक्ट है। इसमें ये क्यों नहीं होगा, देखो प्रेजेंटिंग सिंगल सेंटेंस एग्जाम्पल्स मीन्स सिंगल सेंटेंस एग्जाम्पल प्रेजेंट करना प्लेंटी ऑफ वेज, कई अलग अलग तरीके से, फिर उनको एक्सप्लेन करना। तो ये कहाँ है, क्योंकि हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है ना। बच्चा सीखेगा, बच्चा कैसे सीखेगा, जब तक वो अप्लाई नहीं करेगा, तो जब तक वो यूज़ नहीं करेगा। तो इसमें हम ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अकॉर्डिंग, जो कि दिस वन, प्रेजेंटिंग ग्रामर फॉर्म इन ए नेचुरल डिस्कोर्स देन एक्सप्लेनिंग हाउ द फॉर्म इज मेड एंड यूज्ड। इस वर्ड का और नेचुरल डिस्कोर्स इन वर्ड का खेल है यहाँ पे, तो ऑप्शन यही करेक्ट है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं 143। ओके, ये भी खैर पता होना चाहिए, सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेटस इज गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट स्टेटस इज गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अपना भारत का संविधान है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को कौन सी स्थिति है या कौन सा दर्जा प्राप्त है, किस तरीके की वो लैंग्वेज है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज तो ये तो है नहीं। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर है ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर फॉरेन लैंग्वेज, दो तो ये एलिमिनेट हो गए, ये तो है नहीं, हमको पता है। अब आता है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। अब हमने ये तो पढ़ा है कि इंग्लिश जो हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन अब दो ऑप्शंस में कंफ्यूजिंग है अगर आपको नहीं पता है तो। अगर पता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका ऑप्शन होगा सेकेंड। क्यों होगा, इसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है क्योंकि हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी भी है। कोई भी नोटिस आती किसी भी ऑफिस से देखा होगा, कई बार वो हिंदी में होती है या कई बार दोनों लैंग्वेज में लिखी होती है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जितने भी ऑफिसेस हैं अपने यहाँ इंडिया में, तो वहाँ पे क्या है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। तो ये एसोसिएट है। एसोसिएट मीन्स सहायक, सहायक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा इसको प्राप्त है। तो इसमें जो ऑप्शन की बात करें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं 144। 144 क्या कहता है, ए लैंग्वेज टीचर आस्क्स लर्नर्स टू राइट ए पैराग्राफ ऑन स्कैरसिटी ऑफ वाटर। ओके, लर्नर्स gather information from science and social science books and other sources before writing such task aims at means एक लैंग्वेज टीचर है जो अपने लर्नर्स से कहती है या पूछती है या कहती है क्या, राइट ए पैराग्राफ ऑन स्कैरसिटी ऑफ वाटर। स्कैरसिटी ऑफ वाटर पे एक पैराग्राफ लिखो। लर्नर्स गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइंस, और जो लर्नर्स हैं वो साइंस एंड सोशल साइंस की बुक से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इकट्ठा करते कलेक्ट करते हैं।
एंड अदर सोर्सेस, और भी अन्य सोर्सेस से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बिफोर राइटिंग, लिखने से पहले। तो ये जो टास्क है इसका मेन एम क्या है? जो टास्क दिया गया कि स्कैरसिटी ऑफ वाटर पे आप पैराग्राफ लिखो, तो वो बच्चे जो करते हैं, अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अब कैसे रिपीटेड, डायरेक्ट तो नहीं आया, लेकिन हम बता चुके हैं। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि लैंग्वेज का मतलब है कि वो अदर सब्जेक्ट से भी इंटीग्रेटेड होती है, उसका रिलेशन होता है। जैसे कि हम पोएम्स पढ़ते हैं, प्रोज के चैप्टर्स होते हैं, तो हमारे में साइंस से रिलेटेड चैप्टर भी रखे जाते हैं, सोशल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सारे रखे जाते हैं। म्यूज़िक से भी होते हैं चैप्टर, कई सारे स्पोर्ट्स एंड गेम से भी होते हैं, इन्वायरमेंट से भी होते हैं। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब होता है कि अदर सब्जेक्ट से रिलेट करके हमको पढ़ाया जाता है। तो इसमें अब ऑप्शन देखते हैं, डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड। अब इसमें केवल साइंटिफिक एटीट्यूड तो नहीं है, क्योंकि वो सोशल साइंस का भी है, इसमें अदर सोर्सेस भी हैं, तो ये तो ऑप्शन होना नहीं है। कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ अदर सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, ये भी नहीं होगा। कभी भी बात सिलेबस कंप्लीशन किया है तो उसको तो बिल्कुल ही काट दो, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, चलो इसको देखते हैं। फिर इनहेंसिंग को करिकुलर स्किल्स, अब को करिकुलर स्किल्स तो ये भी नहीं होगा। को करिकुलर क्या होता है? जिसमें हमें गेम्स मतलब खेलने को, अदर एक्टिविटीज़ उनकी बात करते हैं। अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया था कि लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम मीन्स क्या होता है कि जो हमारा पर्टिकुलर सिलेबस है उसके बाहर जाके हम कुछ अदर सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं। तो ये अप्रोच क्या होती है? लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम। ओके, मीन्स यहाँ पे वो अदर सब्जेक्ट भी देखो हैं, सोशल साइंस है और भी रिसोर्सेस हैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये हो गया लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, मीन्स करिकुलम को अक्रॉस करके, मीन्स सिलेबस जो है पर्टिकुलर इंग्लिश का, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हमें अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको भी पढ़ के उनके बारे में जान के, दैट इज़। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 145। ये भी क्वेश्चन अब डायरेक्ट रिपीट नहीं है, लेकिन अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आप इसको कर लेंगे। वही है सेम, बस बताया ना कि ऑप्शन से ये क्वेश्चन बनाते हैं, ज़रूरत है तो इसको समझने की। तो इसमें क्या है, कैसे इसको समझने की ज़रूरत है, चलो पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, इनमें से कौन सा असेसमेंट टूल लैंग्वेज लर्निंग का नहीं है? तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, तो भाई ऑब्जर्वेशन तो होता ही है अगर आप असेसमेंट कर रहे हो। पोर्टफोलियो क्या बच्चे के बारे में होता है, वो कैसे क्या अचीवमेंट है उसके, क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये सारा पूरा पोर्टफोलियो में बनाना होता है। किस एरिया में वो वीक है, किस में वो अच्छा है, किस में इसने क्या किया है, क्या अचीवमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें पोर्टफोलियो में होती हैं। अब असाइनमेंट भी तरीका है, क्योंकि भाई असेसमेंट करना है हमें, बच्चे का मूल्यांकन करना है, और असाइनमेंट भी देंगे तो बच्चे का मूल्यांकन होगा। अगर ये ऑप्शंस नहीं भी पता है तो अभी पिछला वीडियो अगर देखा होगा आपने, उसमें एक क्वेश्चन आया था रियलिया का। रियलिया क्या होता है? जैसा हमने बताया था, रियलिया केवल एक टीचिंग एड होता है। टीचिंग एड मीन्स जो हम सहायक सामग्री ले जाते हैं, जो हमारी रियल होती हैं, मीन्स जो चीज़ें हम डेली अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे मटेरियल को ले जाना, एक उसकी सहायता से पढ़ाना, तो वो टीचिंग एड है। तो रियलिया क्या है? जो असेसमेंट का तरीका नहीं है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें तो वो पूछ रहा है कौन सा असेसमेंट टूल नहीं है, तो वो रियलिया है। रियलिया से असेसमेंट नहीं होता, इससे केवल हम पढ़ाते हैं, मीन्स बच्चों को दिखाते हैं ये चीज़ है, उसको प्रेजेंट करते हैं, वो एक सहायक सामग्री होती है। फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन में आते हैं 146। ओके, अब ये भी क्वेश्चन मिलता जुलता है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आराम से कर लोगे। टीचिंग ए नॉवेल इज़ टू प्रमोट, जो नॉवेल हैं उनको पढ़ाया जाना, जो पढ़ाया जाता है नॉवेल को, उससे क्या प्रमोट किया जाता है, मीन्स क्यों नॉवेल पढ़ाए जाते हैं?
हमने पिछले वीडियो में बताया है कि नॉवेल होते हैं, स्टोरी होती है, पोएम होती है, उनका मतलब क्या होता है, उनको क्यों पढ़ाया जाता है, तो उसको अलग वे में मैंने बताया है। तो नॉवेल्स हमेशा याद रखना वो जो है एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, और एक्सटेंसिव रीडिंग मैंने बताई है जो कि केवल प्लेजर के लिए होती है। तो इसमें सीधा सीधा ऑप्शन है रीडिंग फॉर प्लेजर। तो ये चीज़ याद रखना, रीडिंग फॉर प्लेजर दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रीडिंग फॉर डिटेल तो होगा नहीं, क्योंकि नावल जो होते हैं वो डिटेल में का, नावल तो इन्जॉयमेंट के लिए, मीन्स इन्जॉयमेंट क्या, प्लेजर के लिए पढ़े जाते हैं। जब बात हम इन्जॉयमेंट एंड अप्रिशिएशन की करते हैं तब तो वहाँ पे पोइट्री आ जाती है, ठीक है। अब ये क्या नावल है तो उसमें अच्छी स्टोरी होती हैं, उनको हम क्या प्लेजर, उसमें हमें पढ़ने में थोड़ा आनंद आता है, तो तभी हम पढ़ते हैं उसको। रीडिंग टू बिकम ए राइटर तो ये तो होगा नहीं। रीडिंग टू लर्न वोकेबलरी, तो वोकेबलरी के लिए नावल की ही क्या ज़रूरत है, उसमें तो और भी चीज़ें हैं। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है रीडिंग फॉर प्लेजर दैट इज़ ओके। मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो नीचे के दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गए, और मेन है रीडिंग फॉर प्लेजर दैट इज़। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। स्टोरी टेलिंग एज ए स्ट्रेटजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट। जो स्टोरी टेलिंग एज ए स्ट्रेटजी है, मीन्स स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना, कहानी कहना, इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट, इसका मेन एम क्या होता है, ओके। स्टोरी टेलिंग जैसे क्लास में स्टोरी टेल करी जाती है, या कभी कभार बच्चों से बोला जाता है कि आप कोई स्टोरी सुनाओ, या टीचर सुनाता रहता है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है, लर्निंग द मोरल्स। हाँ मान सकते हैं, कई बार हम कोई स्टोरी होती है जिसमें मोरल भी होता है, तो ठीक है इसको ले सकते हैं हम। लर्निंग टू रिटेल द स्टोरी, ओके, मीन्स रिटेल, स्टोरी को फिर से सुनाना, मीन्स ये सीखना कैसे उसको रिटेल करना है। इंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज, फिर टेस्टिंग द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, तो ये तो होना नहीं है, मेमोरी ऑफ लर्नर्स की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, और कभी नहीं होती है, मेमोराइज से मतलब ही नहीं होता है। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब हम देख रहे हैं लर्निंग द मॉरल्स एंड एंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज, इनमें कौन सा अच्छा लग रहा है पढ़ने में, किसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। तो लर्निंग द मॉरल्स तो उसमें स्टोरी ही क्या, कुछ भी पोएम्स भी हो सकती, पोएम में भी मैसेज होता है, अदर चीज़ें उनमें भी मैसेज होता है। तो अगर हम बात करें अप्रोप्रिएट की, यहाँ पे जो सबसे सही ऑप्शन है तो इंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज। जो भी हम करते हैं, स्टोरी सुनाना, रोज़ के चैप्टर पढ़ाना, ये सब इनका मेन एम होता है बच्चों को लर्निंग लैंग्वेज में, मीन्स इंगेज करना दैट इज़। फिर हम आते हैं, अब देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, रिपीट थोड़ा अलग सेंस में हुआ, क्योंकि पिछली बार पूछा गया था कि इनपुट हाइपोथेसिस किसने दिया है, किसका सिद्धांत है। तो मैंने इसको बताया भी था उसमें कि ये होता क्या है इनपुट हाइपोथेसिस, इसे क्या कहते हैं, पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है। इनपुट वर्ड ही है जो हम ग्रहण करते हैं, वो इनपुट होता है, मैंने बताया था। इनपुट मीन्स ग्रहण करना, जो लेना। अब इसमें देख लो कहीं पे कुछ ग्रहण वाला ऑप्शन कोई है भाई, अगर है तो उसको करते हैं। पहला ऑप्शन क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर इज एक्सपोज टू ऑफ ए लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विशन। आ गया लैंग्वेज एक्विशन। लैंग्वेज एक्विशन का ही मतलब होता है ग्रहण करना, सीखना, एक्वायर करना। एक्वायर का मतलब सीखना, ग्रहण करना। अब इनपुट है तो सीधी सी बात है, द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर इज एक्सपोज्ड टू ऑफ ए लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विशन। ऑप्शन तो मैंने पहले ही बता दिया, और ऑप्शन को भी पढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट लैंग्वेज द लर्नर्स नो एंड द लैंग्वेज दे आर टॉट, इसको भी चलो ले रहे हैं हम, देख रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट लैंग्वेजेस द लर्नर्स नो एंड द लैंग्वेजेस दे आर टॉट। व्हाट दे नो मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट लैंग्वेजेस द लर्नर्स नो, उन लैंग्वेजेस के बीच में रिलेशनशिप कि वो क्या जानता है, एंड द लैंग्वेजेस दे आर टॉट, ठीक है। फिर द रिलेशनशिप अमंग द लर्नर टीचर एंड द मटेरियल्स, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तो फालतू का ऑप्शन यहाँ पे है। ऑल द इनपुट्स ऑफ द स्कूल, तो ऑल द इनपुट्स क्या क्या मतलब इनपुट्स का, यहाँ पे ऑल द इनपुट्स ऑफ द स्कूल, सिंपल सा ऑप्शन रख दिया है इन्होंने। तो यहाँ पे कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है, यही लग रहा है जिसमें इक्वेशन की बात हो रही है। इनपुट हाइपोथेसिस दैट इज इक्वेशन व्हेन यू एक्वायर समथिंग दैट इज ऑप्शन इनपुट हाइपोथेसिस इज द फर्स्ट। चलो आगे देखते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन ए साइक्लिक प्रोसेस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, साइक्लिक प्रोसेस किसमें होती है, मतलब पूछ रहा विच आर ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस, साइकिल मीन्स घूमना होता है ना, एक चीज़ जहाँ से चली फिर से वहीं आ गई, तो इसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। अब केवल सेंडर, तो सेंडर का साइक्लिक प्रोसेस से कोई मतलब ही नहीं है। केवल रिसीवर, ये भी नहीं होगा। मैसेज फॉरवर्ड करना, तो ये भी कहाँ साइकिल हो रही है। अब फीडबैक एक ऐसी चीज़ है जिसमें साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। कैसे फीडबैक है साइक्लिक प्रोसेस कि हाँ, बच्चे की प्रोग्रेस कैसी है उसको हम फीडबैक देते हैं, फिर वो सीखता है उसको उसको एनालिसिस करता है, उसको एनालिसिस करने के बाद फिर वो कुछ अटेम्प्ट करता है, फिर हम उसको फीडबैक देते हैं। तो ये हमेशा साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है फीडबैक। ओके, मीन्स वो कितना सीखा, कैसा है वो पढ़ने में, कहाँ तक वो पहुँचा, कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा, उसका फीडबैक देना, फिर वो सीखता है, फिर इस फीडबैक मिलता रहता है उसको। तो ये हमेशा चलता रहता है फीडबैक। ओके, जैसे एक फीडबैक क्या होता है, कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं ना हमारे, PT1, हाफ ईयरली, PT2, फिर यूनिट टेस्ट भी होता है, मंथली टेस्ट भी होता है। तो ये सब क्यों होते हैं, ये फीडबैक देने के लिए तो होते हैं। तो फीडबैक, यहाँ पे बात करते हैं मेक्स द कम्युनिकेशन ए साइक्लिक प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन को फीडबैक ही उसमें आता है। कम्युनिकेशन मीन्स जब हम कम्युनिकेशन को भी तरीके से ले सकते हैं कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें क्या फीडबैक मिला, उसको हम इम्प्रूव करते हैं, फिर से हम उसको सुधारते हैं, फिर हमें फीडबैक मिलता है। तो ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। कौन सा, टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग, कई बार आ चुका है, शायद ये मेरा का तीसरी या चौथी बार रिपीट हो रहा है। पिछले के मेरे सेशन देखना, 3 सेशन मैं बना चुका हूँ इस पर, फिर से रिपीट हो चुका। और मैंने इसको अच्छे से बताया कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, टॉप डाउन प्रोसेस क्या होती है। क्या होती है मैंने बताया, टॉप से डाउन आना मीन्स जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक आना, दैट इज़ कॉल्ड टॉप डाउन। मीन्स पढ़ते हैं ऑप्शन, प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन ही है। मीन्स होल से एक पार्ट की, क्योंकि स्पेसिफिक क्या, एक पार्ट पढ़ाना स्पेसिफिक होता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पहले पोएम्स होती हैं, फिर स्टोरीज़ होती हैं, फिर वो अल्फ़ाबेट्स पे आते हैं। तो क्या है कि पहले उन्होंने होल पढ़ाया, फिर धीरे धीरे वो पार्ट में आ रहा है, जिसको टॉप डाउन बोलते हैं। प्रोसीड फ्रॉम फ्रॉम पार्ट टू होल, दैट इज़ कॉल्ड, जो हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ओके, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, इसका भी कोई मतलब नहीं है। प्रोसीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो ये भी नहीं है। ये बॉटम अप अप्रोच तो ये होती है पार्ट टू होल, और ये भी वही है, दोनों ये लगभग सेम है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा जो कि हमारा 1, प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट। तो अगर अब हम देखें इस पेपर में जो हमने पिछले 3 वीडियोस बनाए हैं, कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, चलो देखते हैं। 150 एक क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, फिर 145 भी रिपीट है, क्योंकि रियलिया को आया था, रियलिया मैंने डिस्क्राइब किया था क्या होता, तो आराम से पहचान लोगे। तो 2 क्वेश्चन हो गए जो रिपीट हुए हैं। फिर ये भी 144 भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ, लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम मीन्स अदर सब्जेक्ट से रिलेट करके हम पढ़ाते हैं। ये भी है, मीन्स सेम टू सेम उन्हीं वर्ड्स में क्वेश्चन नहीं, लेकिन ऑप्शन आप पढ़ोगे तो ऑप्शन से मिलते जुलते क्वेश्चन वही बनते रहते हैं। तो अगर हम बात करें, टॉप डाउन हो गया, रियलिया हो गया 2, ये 44 हो गया, 3 इनपुट हाइपोथेसिस हो गया, 4 ये भी रिपीटेड है, 148। फिर 4 क्वेश्चन, देन ये भी टीचिंग ए नॉवेल इज़ टू प्रमोट, ये भी मिलता जुलता ही है। 5 देन वी आर कमिंग 5 ट्रांजैक्शनल लिसनिंग, ये भी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। 6 फिर मैं बात करता हूँ 6 के
मीन्स 6 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और टास्क वाला भी समथिंग है, तो अगर देखा जाए तो इसमें 6 क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मेरे पिछले वीडियो से 6-7 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन में 6-7 6-7 क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो ये तो अच्छी चीज़ है। और सारे क्वेश्चन ऐसे ही समझ समझ के करते जाइए, सब ऐसे ही मिलेंगे। अगर आपको मेरे पिछले वीडियोस देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उनको देखिए। और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर, उनको सॉल्व करके, और वो भी बेटर वे से, ताकि कैसे कर सकें उन क्वेश्चंस को, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, थैंक यू।